जिस जीवन को हम अपने आसपास देखते हैं वो कई सालों के विकास के बाद बना है। अगर हम इस विकास के ओरिजिन तक जाएं तो हमें पता चलेगा कि इस सब की शुरुआत धरती पर मौजूद समुद्रों की गहराई में हुई थी, जब कार्बन, प्रोटीन और अमीनो एसिड की अभिक्रियाओं से सबसे पहले यूनिसेलुलर का जन्म हुआ था। ये एक कोशिकीय जीव बैक्टीरिया कहलाए। जब छोटे जीव निरंतर विकास करते गए और धीरे धीरे इन्होंने एक बड़े जीव का रूप ले लिया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह घटना सिर्फ हमारे ग्रह पर हुई? हमारे ग्रह पर उस समय सभी एलिमेंट्स थे जो एक कोशिका के निर्माण में जरूरी होते हैं। जल भी एक ऐसा ही एलिमेंट है जो किसी भी तरह के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। अरबों साल पहले पैदा हुए एक कोशिकीय जीव हों या फिर आज इस ग्रह पर रहने वाले बड़े बड़े जानवर, सभी को जिंदा रखने के लिए पानी जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पानी पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हमारे ही ग्रह पर मौजूद है। वैज्ञानिकों द्वारा सालों तक की गई स्टडी से ये साबित हुआ है कि सौरमंडल के बाहर भी कई सारे ऐसे पिंड हैं जहां पर H2O यानी कि पानी किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद है। फिर चाहे वो बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानों के रूप में हो या फिर सतह पर बहते हुए बड़े बड़े महासागरों के रूप में हो। अब हम हमारी उस परिकल्पना पर वापस आएं कि जैसी घटना पृथ्वी पर समुद्रों की गहराई में हुई और यहाँ पर जीवों ने जन्म लेना शुरू कर दिया, क्या वैसा ही कुछ सौरमंडल के उन पिंडों पर भी हुआ होगा जहाँ पर हालात हमारी धरती की तरह हैं और जीवन के लिए वो सभी तत्व भी, खासकर पानी, वहाँ पर मौजूद है। इस वीडियो में हम हमारी धरती के बाहर इस अंधेरे ब्रह्मांड में जो छोटे छोटे पिंड मौजूद हैं उन पर थोड़ी सी नजर डालने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि क्या उन पर पानी मौजूद है और क्या उस पानी में जीवन मौजूद है। शुरुआत करते हैं हमारे सबसे करीबी चंद्रमा से, जो कि फिलहाल हमारी पहुंच में भी है और जिस चीज को हम खोजने जा रहे हैं उसके होने की उम्मीद भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि 3.5 बिलियन साल पहले चंद्रमा पर एक ठीक ठाक वायुमंडल था और सतह पर तरल रूप में बहने वाला पानी भी मौजूद था। लेकिन अब यहाँ की जमीन बंजर ही दिखाई पड़ती है। हालांकि पानी अभी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जिस रूप में वो मौजूद है उसको ढूंढना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये चांद पर मौजूद एक क्रेटर की तस्वीरें हैं जो कि खींची गई थी मून मिनरोलॉजी मैपर से, जो कि इसरो के चंद्रयान 1 के साथ चांद पर ले जाया गया था। इससे प्राप्त हुए डेटा के जरिए ये कंफर्म हुआ कि चांद पर मौजूद कुछ क्रेटर्स में पानी की बहुत बड़ी मात्रा मौजूद है। 2024 में नासा पोलर रिसोर्स आइस माइनिंग एक्सपेरिमेंट नाम का एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका उद्देश्य होगा चांद पर पानी की मौजूदगी की जांच करना और ये देखना कि ये पानी उपयोग करने के लायक है भी या नहीं। आइए अब चांद से थोड़ा आगे चलते हैं। नहीं, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ग्रह नहीं, बल्कि ये अरबों साल पहले का मंगल ग्रह है, जहाँ की सतह पर एक अनमोल चीज बह रही है जिसे केमिस्ट्री की भाषा में कहा जाता है H2O। लेकिन आज हम जो मंगल देखते हैं वो हमें ऐसा दिखाई नहीं देता। जब किसी टेलीस्कोप से हम मंगल ग्रह को देखते हैं तो वो एक लाल पिंड के रूप में दिखाई देता है और जब इसकी सतह पर उतरते हैं तो हमें दूर दूर तक सिर्फ बंजर जमीन ही दिखाई देती है। मंगल का ये सारा पानी आखिर कहाँ चला गया? नासा के मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर को मंगल ग्रह की स्टडी करते हुए करीब 18 साल होने को हैं। इससे जो डेटा प्राप्त हुआ है उससे वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर पानी की मौजूदगी के इतिहास को ठीक तरह से समझा है। वैज्ञानिकों की रिसर्च के मुताबिक करीब 2 से 2.5 बिलियन साल पहले मंगल ग्रह पर पानी की नदियां बहा करती थीं, लेकिन समय के साथ इसका एटमॉस्फेयर कमजोर पड़ता गया। इसका पानी धीरे धीरे कम होता गया। वाटर मॉलिक्यूल्स के रूप में यह अंतरिक्ष में कहीं खो गया। कुछ हमारे सूरज की सोलर विंड्स की वजह से सूख गया और आज ये ग्रह एकदम बंजर दिखाई पड़ता है। 2018 इटालियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने एक सब ग्लेशियल लेक की खोज की। ये मंगल ग्रह पर मौजूद साउदर्न पोलर आइस कैप के 1.5 किलोमीटर अंदर पाई गई। ये एक बहुत बड़ी लेक है। ये मंगल ग्रह पर खोजी गई अब तक की पहली ऐसी स्टेबल बॉडी है जहां पर लिक्विड रूप में पानी होने की संभावना काफी ज्यादा है। यहाँ पर तापमान -68 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन मैग्नीशियम और कैल्शियम पैराक्लोरेट के एंटी फ्रीजिंग इफेक्ट के कारण लेक में मौजूद पानी का लिक्विड रूप में रहना वहाँ पर पॉसिबल हो पाता है। अब अगर हम मार्स से थोड़ा और आगे चलें तो हमें सौरमंडल का जो दूसरा पिंड मिलेगा जहाँ पर हम पानी की कुछ उम्मीद कर सकते हैं, वो होगा जुपिटर की ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा
उसका एक उपग्रह यूरोपा। इस उपग्रह पर ऑर्बिटल और रोटेशनल एनर्जी की वजह से कुछ हीट उत्पन्न होती है, उसको टाइडल फ्लेक्सिंग कहा जाता है, और इसी की वजह से यूरोपा की सब सरफेस में मौजूद पानी अपना लिक्विड रूप बरकरार रख पाता है। जुपिटर की स्टडी के लिए भेजे गए कई सारे स्पेस मिशंस ने यूरोपा को भी काफी ज्यादा स्टडी किया है। अब तक जो डेटा हमें प्राप्त हुआ है और जो रिसर्च हुई है, उससे इसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा लग रही हैं कि यूरोपा की ऊपरी सतह, जो कि पूरी तरह से बर्फ से बनी हुई है, उसके नीचे एक बहुत बड़ा लिक्विड वाटर का महासागर हो सकता है। अब इस बात की कंफर्मेशन तो तभी होगी जब हम यूरोपा पर कोई बहुत बड़ा मिशन भेजेंगे और इसकी बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। लेकिन फिर भी यूरोपा उन पिंडों की लिस्ट में अपना नाम रखता है, जिससे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर लिक्विड वाटर होगा। अगर आप यूरोपा के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। एनसेलेडस। चलिए अब हम सौरमंडल में पानी ढूंढने के लिए थोड़ा और आगे चलते हैं। इस बार हमें ग्रह से ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जुपिटर के पड़ोसी सैटर्न की ऑर्बिट में एक ऐसा उपग्रह है जहां पर तरल रूप में पानी होने की संभावना हो सकती है। इस ग्रह का नाम है एनसेलेडस। 2005 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से प्राप्त हुए डेटा से यहाँ पर पानी होने के कुछ सबूत मिले थे। 2010 में ग्रेविमेट्रिक डेटा से ये भी कंफर्म हुआ कि यहाँ पर भी सब सरफेस ओशन मौजूद हैं। एक्सोप्लैनेट्स। हमने उन पिंडों की तो बात कर ली जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद हैं और इनमें पानी होने की संभावना है। लेकिन चलिए अब हम अपने सोलर सिस्टम से बाहर चलते हैं और इस अनंत ब्रह्मांड में जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं उन पर एक नजर डालते हैं। वैज्ञानिक कई सालों से सौरमंडल के बाहर ऐसे ग्रहों की खोज करने में लगे हुए हैं जो कि हमारी पृथ्वी जैसे हो सकते हैं, जहां पर जीवन के लिए जरूरी तत्व मौजूद होने की संभावनाएं हो। ऐसे ग्रहों की खोज टेलीस्कोप्स द्वारा की जाती है और इन ग्रहों को नाम दिया जाता है एक्सोप्लैनेट्स। अब तक कई सारे एक्सोप्लैनेट्स को खोज लिया गया है और इनमें से कई सारे ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा संभावना है तरल रूप में पानी होने की, और कुछ संभावना है उसी पानी के अंदर जीवन पनपने की भी। क्योंकि हमारे पास इन ग्रहों का सिर्फ टेलीस्कोपिक डेटा है, हम कोई भी बात पक्के तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन ब्रह्मांड में पानी की खोज हम जब भी करेंगे तो इन एक्सोप्लैनेट्स का नाम जरूर आएगा। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी हमारे सौरमंडल के सबसे पास स्थित ऐसा एक्सोप्लैनेट जहां पर पानी होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। ये प्लैनेट टाइडली लॉक्ड है और यहाँ पर शायद तरल रूप में पानी मौजूद होगा, और इस पानी के अंदर जीवन के कई और तत्व होने का भी वैज्ञानिकों को अनुमान है। केपलर 22b। केपलर 22b एक ऐसा ही एक्सोप्लैनेट है और इस पर तरल रूप में पानी होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर पानी को तरल रखने के लिए बिल्कुल सही है। इसका टेम्परेचर करीब 22 डिग्री सेल्सियस है, जो कि न सिर्फ पानी होने की संभावनाओं को बढ़ाता है, बल्कि इस टेम्परेचर में किसी भी तरह का जीवन आराम से पनप सकता है। अभी तक हमारी स्पेस टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस नहीं हुई है कि हम सौरमंडल के बाहर जाकर किसी और तारामंडल में मौजूद ग्रहों पर रिसर्च कर सकें। अभी हमें ऐसे ग्रहों की रिसर्च के लिए केवल टेलीस्कोप्स पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन विज्ञान का विकास कभी रुकता नहीं है और भविष्य में शायद ये जरूर संभव हो पाएगा कि हम इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद ग्रहों पर भी जीवन के तत्वों की खोज कर पाएं। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या हमने जिन भी पिंडों के बारे में जाना जहां पर पानी हो सकता है, क्या वहां पर जीवन होने की संभावनाएं भी मौजूद हैं? आपकी इस पर राय क्या है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।